देखिए हर जगह अलग अलग प्रकार का सिस्टम है। यानी अगर बात करें सबसे पहले एनपीएस की, तो कुछ ऐसा पैसा है जो कि अगर आप रिटायर करेंगे तो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, और कुछ ऐसा पैसा है यानी जो आपको तुरंत मिलता है। कुछ ऐसा पैसा है आप कर्ज लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं तो आप कर्ज के रूप में आपको मिलता है। कुछ ऐसे भी रकम है जो आपको मिलता भी नहीं है, इसलिए कि वो मरने के बाद मिलता है। तो अब यहां पर देखें ये सारा जो कंडीशन है रिटायरमेंट के बाद, यानी अगर बात करें जो पैसा मिलता है। अब एनपीएस की बात करेंगे। एनपीएस है क्या? तो एनपीएस जो है ये है यहां पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, यानी ये है यहां पर एनपीएस। अब बात करेंगे सबसे पहले इसमें होता क्या है। तो इसमें जो पैसा जमा होता है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में, जो भी पैसा जमा होने के बाद ये पैसा जो है आप समझ लीजिए कि आपका ये अब ये पेंशन के रूप में काम करेगा। आप रिटायरमेंट के बाद यानी रिटायर अगर आप कर गए, कोई विभाग में अगर काम आप कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपका एनपीएस में जो भी पैसा जमा है आप एक मुश्त जो है निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। अब है कि आप जो है यानी कि आखिर आपका ये जो पैसा है ये किस में काउंट होगा, यानी ये आपका आय में जो है पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखें जो भी विभाग में आप काम करते हैं तो वहाँ जो आपको पैसे मिलते हैं, तो पैसा जो मिलता है तो मूल वेतन हो गया, भत्ता हो गया, और भी अगर एक बहुत मान लेते हैं किसी को रेंटल जो है जो भी है कि अगर कोई रेंट पे रहता है तो उसको अगर विभाग के द्वारा रेंट प्रदान किया जाता है वो भी पैसा मिलता है, या अन्य जो भी है वो सारे आपके आय में काउंट होंगे, इनकम हुआ आपका वो। यानी आप कह सकते हैं टोटल सारा मिलाकर जो है अब यह शेष अगर बात करें कि अब आपके पास जो बचा, ठीक है, आपको इनकम कितना हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसा कितना आ रहा है। आपको पैसा साल का अगर बात करें, साल का जो है 8 लाख आ रहा है, आपको जो है साल का 12 लाख आ रहा है। अब ये जो पैसा आप देख रहे हैं 8 लाख 12, ये आपका आय हो गया। अब इसमें क्या खर्च कर रहे हैं, क्या आप बचा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज ऐसा ही कुछ सवाल है, ये कहना सर प्रणाम सर, मैं बीपीएससी में आने से पूर्व रेलवे में था, जिसमें मुझे जो वेतन मिलता था उस वेतन का 12 गुना जोड़कर आय प्रमाण पत्र बनवाया, जिसमें एनपीएस वाला पैसा नहीं जोड़ा गया। उस आधार पर उसी आय पर ईडब्ल्यूएस बनवाया। साथ ही अन्य जो है आय में सेविंग अकाउंट पर प्राप्त ब्याज लगभग 400 भी नहीं जोड़ा, क्योंकि जानकारी का अभाव था कार्यपालक सहायक को। तो अब सब जोड़ने पर 8,000 का फर्क पड़ रहा है और टोटल 6 लाख हो रहा है। तो क्या इससे भविष्य में परेशानी आएगी मुझे? इस कारण देखें, सबसे पहले भविष्य में मान लेते हैं आपको कोई परेशान करने वाला होगा तो परेशानी में कभी भी डाल सकता है। नहीं तो अब जो हुआ है, जो त्रुटि हुई है, जो गलती हुई है, उससे यहाँ पर जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ठीक है आपने एनपीएस का पैसा नहीं जोड़ पाए, या आपको बैंक पर जो ब्याज हुआ, जो इनकम हुआ, वो आप ऐड नहीं कर पाए, इसलिए सही तरीका तो यही है कि अगर आपका आय प्रमाण पत्र बना है तो आपके पास जो भी आय का स्रोत है उसको कैलकुलेट करके आपको इसमें मेंशन करना है। नहीं किए हैं कोई बात नहीं, यानी अब जो है एक तरह से हाँ, अगर किसी प्रकार का भविष्य में कोई भी समस्या जो है वो तभी आएगा जब इस समस्या के बारे में आप सोचेंगे और ये समस्या के बारे में 10 लोगों को बताएंगे, तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि कोई आपके पीछे लग जाए और फिर आपको वो समस्या जो है एक बड़ा समस्या बन जाए। तो इसलिए आपको जो है इस तरह का
जो बात है बताना ही नहीं है और अपना जो वर्क है उस पर फोकस करना है। इसलिए कि यहां पर जो हुआ वो सही हुआ, इसलिए आपको चिंतित रहने की जरूरत नहीं है, परेशान रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि आपके चिंतित रहने से उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार तो होगा नहीं। और मैं ये भी बता दूं, ये इतना बड़ा भी समस्या नहीं है जिससे आपको कोई समस्या आ जाएगा। सर ये कैसा घटिया देश है इंडिया, जिस देश में एक जो है पालतू जानवर की तरह एक बहू का अधिकार है। देखें, सबसे पहले जो है समझने का प्रयास करें, हर चीजों को जानने का प्रयास करें। इसलिए कि आप मान लेते हैं कि जो कानून है, हम आपको हर जो देश की कानून की बात करेंगे और ये भी बताएंगे स्पष्ट तरीके से कि आखिर ये अधिकार क्यों दिया गया, क्या रीजन था अधिकार देने का। अब है कि यहाँ पर जो है देश में बहू की जिंदगी एक जानवर के बराबर है। क्या उस देश में दूसरे की बेटी की जिंदगी का कोई कीमत नहीं है? क्या उस देश में सिर्फ मर्दों का ही रहने का अधिकार है? बहू बेटी को कोई अधिकार नहीं है? किसने कहा? बहू और यहाँ पर जो है, लेकिन बहू को जो है अधिकार के रूप में अगर बात करें तो उसके लिए नियम अलग है। एक बेटी को अधिकार है, एक बेटी को उतना ही अधिकार है अपने पिता की संपत्ति में जितना एक बेटा को है। यानी अगर बेटा है बेटी है, हक के लिए दोनों बराबर है। अब आप कहेंगे कि बहू, तो बहू जो है वो जिस घर की होगी, लेकिन जिस घर की बेटी है वहां अधिकार है। अगर यहां पर बनाना है तो कानून तो यहां पर नेपाल की तरह कानून बनाए दूसरों के बेटे, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, हर देश के कानून के बारे में बताएंगे। क्या है कानून, कैसा है कानून, ये जो है अब यहां पर, ताकि आपको भी जानकारी हो कि अन्य देशों में जो है संपत्ति को लेकर अगर बात करें तो क्या हक है, संपत्ति को लेकर क्या अधिकार है। मेरी दादी ने 20 डिसमिल जमीन जो है यहाँ पर मेरे चाचा के लड़के के नाम लिख दिया था। चाचा का लड़का नाबालिग था। चाचा ने मेरे पिताजी को 10 डिसमिल वापस कर दिया, लेकिन दाखिल खारिज उसके नाम से है और उसने 11 डिसमिल जमीन बेच दिया। रजिस्ट्री मेरे पास 10 डिसमिल का है, लेकिन बचा जमीन 9 डिसमिल है। हमारी रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं है। क्या 1 डिसमिल पर अब हमारा हक नहीं है? देखें, दादी ने 20 डिसमिल जमीन जो चाचा के लड़के के नाम लिख दिया। अब चाचा का लड़का नाबालिग हो, जैसे अगर किसी को मान लेते हैं लिखने का अधिकार है, किसी को अगर बेचने का अधिकार है, वो अधिकार जो है आप उससे नहीं छीन सकते हैं। इसलिए कानूनी तौर पर उनको बेचने का अधिकार है। दाखिल खारिज उनके नाम से है, 11 डिसमिल जमीन बेच दिया, रजिस्ट्री आपके पास है 10 डिसमिल का, लेकिन बचा 9 डिसमिल जो है हमारी रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं है। क्या 1 डिसमिल पर हमारा हक नहीं है? बचेगा जो तो उस पर तो हक होगा ही, जो बच गया उस पर तो आपका अधिकार है ही, लेकिन तो रजिस्ट्री का दाखिल खारिज आपको करा लेना है। अगर आपके रजिस्ट्री का जो है दाखिल खारिज नहीं है तो आपको अपने रजिस्ट्री का जो है दाखिल खारिज करा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए कि कभी भी जो है वो समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए समझने और जानने वाली बात है कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और किसी को जो है अगर वो 1 डिसमिल अधिक बेच दिया और उसके कागजात पर जो है 1 डिसमिल अधिक नहीं है, मान लेते आपको वापस किया गया, तो पहले वापस किया गया वो 10, बाद में वो 11 कैसे बेच दिया, वो गलत है। तो यहां पर भी समस्या उत्पन्न हो सकता। सवाल है, मेरी निजी भूमि खरीदी हुई थी 30 साल जो है पहले 20 हेक्टेयर, फिर मेरे पड़ोसी ने किसी दूसरे से जो है खरीदा है 9 हेक्टेयर, परंतु पड़ोसी मेरी जमीन पर अब 3 फुट जो है कब्जा कर रखा है।
मैंने नाप कराया परंतु पटवारी सही नाप नहीं कर रहे हैं। जैसा कि नक्शे में सीधे लाइन मैन सीधी है परंतु पटवारी नक्शे के अनुसार सीधी यहाँ पर मेट नहीं करते हैं। देखें यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जमीन का टुकड़ा है, ये कोई जो है यहाँ पर जो है निजी जमीन है। अब यहाँ पर कोई 30 साल पहले 20 हेक्टेयर जो है फिर पड़ोसी ने किसी दूसरे से खरीदा है 9 हेक्टेयर। अब 9 हेक्टेयर अगर उसके पास कागजात है तो आप उस पर, अगर आपका 3 फुट कब्जा करके रखा हुआ है तो आप उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा दें। लेकिन एफआईआर दर्ज कराने से पहले आप क्या करेंगे, सरकार के द्वारा जो तैयार किया गया एक तरह से जमीन मेजर करने के लिए अमीन है ना, सरकार के द्वारा जो अमीन है, आप प्राइवेट भी रख सकते हैं लेकिन सरकार के द्वारा जो तैयार किया गया उससे रिपोर्ट बनवा लें, रिपोर्ट बनवा लेंगे ताकि जो है वहां पर जो आपका कब्जा कर रखा है वो स्पष्ट तरीके से उस रिपोर्ट में दिखे। सरकार के द्वारा जो है आप यहाँ पर नापी के लिए आवेदन देंगे, नापी करवाएंगे, कागजात तैयार करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नहीं मानेगा तो फिर क्या करेंगे, कलेक्टर के पास केस फाइल कर देंगे। सवाल है सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और ना तो मुझे म्यूटेशन के बारे में कुछ ज्ञान है, मैं म्यूटेशन नहीं कराया तो क्या मेरे जमीन कोई दूसरा कैसे हड़प लेगा? सरकार क्यों मुझसे रजिस्ट्री का पैसा लिया? क्या रजिस्ट्री ऑफिस और रजिस्ट्री ऑफिसर बेकार में है जबकि उनकी वर्क और सिग्नेचर का कोई वैल्यू नहीं है? अगर ऐसा है तो यहाँ पर भूमाफिया इसका लाभ उठाते रहेंगे और कमजोर वर्ग के लोग, यहाँ पर देखें सबसे पहले ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन का अभी वर्तमान में जो एक तरह से कहें वो म्यूटेशन जो है वो राजेश के नाम से है। अब ये राजेश के नाम से इसका म्यूटेशन है, राजेश के नाम से दाखिल खारिज है, राजेश के नाम से जमीन का रसीद कट रहा है, राजेश के नाम से ऑनलाइन जमीन दिख रहा है, सारा कुछ राजेश के नाम से है। राजेश के नाम से जो है कागजात है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन राजेश के नाम जमीन का जमाबंदी कायम है, राजेश के दादा के नाम से जमीन का खतियान है, ये सारा कुछ है। राजेश जमीन बेच दिया। अब ये जमीन जो है इसको खरीदने वाला जो है वो विजय है ना, विजय खरीद लिया जमीन को। अब देख सकते हैं यहाँ पर राजेश तो बेच दिया जमीन को, विजय खरीद लिया, तो विजय के पास जमीन का एक जो है केवाला यहाँ पर मिला और ये विजय जो है अपना जमीन का केवाला लेकर घर में बैठ गया। केवाला जो है वो एक ऐसा दस्तावेज है जिससे कि आपकी जमीन है और ये जो है अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन फर्जीवाड़ा कब और कैसे और क्यों हो जाता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। राजेश जो है, राजेश ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन समय बीतता गया, विजय ने केवाला जो है अपने पास रखा और एक तरह से ये जो जमीन का टुकड़ा है ये भी इसको भी उपयोग करने लगा। मतलब इस पर भी जो ये जमीन है, ये जो जमीन देख रहे हैं इस पर विजय अब खेती करता है ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि आगे जो है समय बीतता गया, समय बीतता गया, एक समय ऐसा देखने को मिला कि ये जो यहाँ पर है विजय, अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि राजेश के जो बेटे हैं या राजेश के जो पोते हैं वो इस जमीन को किसी दूसरे के हाथों में बेच दिया। और बेचने का मुख्य कारण यही था कि आज भी जमीन जो है जिसका एक तरह से जमाबंदी राजेश के नाम से कायम है, खतियान दादा के नाम से है और जमीन का रसीद राजेश के नाम से है, जमीन का ऑनलाइन रसीद राजेश के नाम से है। विजय के नाम से क्या है, केवाला। अगर ऐसा होता है कानूनी लड़ाई के बाद विजय अपना हक तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन विवाद बढ़ा, समस्या उत्पन्न हुआ और समस्या उत्पन्न जो हुआ उसका मुख्य वजह आपका दाखिल खारिज था। अगर आपका दाखिल खारिज जो है आपके नाम आप करा लेते अपने केवाला का, तो राजेश का जो बेटा है वो उसके नाम से ना जमाबंदी होता, ना उसके नाम से रसीद कटता,
ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसका नाम होता और ना वो प्रॉपर्टी को बेच पाता। तो मुख्य वजह क्या है वो आप समझ गए होंगे, और इसीलिए यही कारण है जो ऐसा होता है। अगर आपका भी इसी प्रकार से कोई सवाल है, आपको क्या करना है, कानून की 99 के कमेंट बॉक्स में जाना है, अपना सवाल जो है वो कमेंट करके लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे सवाल का जवाब मिले तो आपको क्या करना है, मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि हम आपके समस्या का हल जो है वो जल्द से जल्द करा सकेंगे। यानी अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो हम आपका समस्या जो है उसका हल जल्द से जल्द निकालेंगे। इसके अलावा इस बात को आप समझ लें, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।